देखो, आज लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सेल बायोलॉजी जो पूरी यूनिट है उसका। और इस टॉपिक का नाम है कोरम सेंसिंग। कोरम सेंसिंग का मतलब क्या होता है? मतलब ऐसे समझिए कि जैसे हम लोगों को आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करना होता है, तो उसके लिए बहुत तरीके के ज़रिए हैं। बातचीत करके, इशारों में, या फिर लिख के, तमाम तरीके से एक दूसरे से हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन अगर माइक्रोब्स को एक दूसरे से कम्युनिकेट करना हो तो उनके पास ये ज़रिए नहीं हैं। तो एक नए तरीका इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये ज़रिया हम लोग इन जनरल इस्तेमाल नहीं करते ऑलमोस्ट। ऑल्दो हमारी जो बॉडी की सेल्स हैं वो आपस में कुछ सिमिलर तरीके से कम्युनिकेट करती रहती हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट सिग्नल मॉलिक्यूल्स। मैसेज भेजना, मैसेज रिसीव करना, उस मैसेज के लिए रिस्पॉन्ड करना। तो उसी तरह से सिमिलरली जो प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया हैं स्पेशली, वो भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। और ये जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस है, इसी को हम कोरम सेंसिंग कहते हैं। कभी भी कम्युनिकेशन जब होता है तो उसका कोई पर्पस होता है। जैसे हमें अब अगर किसी से अपनी बात शेयर करनी हो, तो बेवजह की बात, उल जुलूल बात करनी हो तो बात अलग है। लेकिन अगर कायदे की बात करनी हो, अपने फीलिंग्स, अपने थॉट, अपने इमोशंस कम्युनिकेट करने हों, तो उसका कोई मकसद होता है। तो सिमिलरली अगर कोरम सेंसिंग की बात करें हम, तो एक बैक्टीरिया, और सिर्फ एक नहीं, बैक्टीरिया, कई सारे बैक्टीरिया हैं, इन सभी से अगर किसी स्पेसिफिक मुद्दे पे कम्युनिकेट करने की बात होगी तो उसके लिए इस मैकेनिज्म की हेल्प ली जाएगी। और अगर ये ग्रुप बन रही है या ये कम्युनिटी बन रही है, तो जाहिर सी बात है एक साथ मिलके ये कुछ ऐसी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे जिससे इन सभी का फायदा हो। कम्युनिकेशन से फायदा ही होता है, तो कभी भी बातें छुपा के, दबा के नहीं रखनी चाहिए, कम्युनिकेट कर देना चाहिए। तो ये बैक्टीरिया भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं। अब सवाल ये है कि फ़ायदा क्या होता है, या कौन सी ऐसी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ या प्रोसेसेस हैं जिनके लिए ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो वैरायटी ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, ऑफ कोर्स दैट विल बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द बैक्टीरिया इटसेल्फ। जैसे मान लीजिए कि सिम्बायोसिस है, इसके अलावा विरुलेंस है, इसके अलावा कॉम्पिटेंस है, कॉन्जुगेशन है, चाहे एंटीबायोटिक का ही प्रोडक्शन क्यों ना हो। मोटिलिटी है, एक जगह से दूसरी जगह जाने की बात हो, या स्पोर्स का फॉर्मेशन या स्पोरुलेशन की अगर हम बात करें, तो ये सारी कुछ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं जिसके लिए ये बैक्टीरिया आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। दैट प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज कोरम सेंसिंग। तो ये तो एक बैकग्राउंड था इसका। अब जानते हैं कि एक्चुअल में ये प्रोसेस है क्या। तो अगर हम इसको इसको इसकी डेफिनेशन की बात करें, तो कोरम सेंसिंग ये क्या डिस्क्राइब करता है? इट डिस्क्राइब्स द बैक्टीरियल कम्युनिकेशन with the help of
secreted signal molecules और इससे इसको पता क्या चलता है? ये जो कोरम सेंसिंग की मैकेनिज्म है, इससे एक बैक्टीरिया को ये अंदाज़ा लग जाता है कि उसके आसपास कितने बैक्टीरिया मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये है कि इट हेल्प्स इन सेंसिंग द पॉपुलेशन डेंसिटी of the bacterial cells. जाहिर सी बात है, सिग्नल मॉलिक्यूल्स अगर कोई बैक्टीरिया रिलीज कर रहा है तो एक बैक्टीरिया रिलीज करेगा तो सिग्नल मॉलिक्यूल्स का अमाउंट थोड़ा बहुत होगा, दो सिक्रीट करेंगे तो थोड़ा और ज़्यादा होगा, हजारों लाखों मिलके अगर सिक्रीट करेंगे तो इस सिग्नल मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन का मतलब ही यही होगा कि आसपास बहुत सारे बैक्टीरिया मौजूद हैं या पॉपुलेशन डेंसिटी जो है बैक्टीरिया की वो बहुत ज़्यादा है। और इस वजह से या इस जानकारी से इनको अपना बिहेवियर चेंज करने में हेल्प मिलती है, अलग अलग फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में। तो ये कोरम सेंसिंग की प्रोसेस बेसिकली और किस चीज़ में हेल्प कर रही है, ये बात ध्यान रखनी है कि दिस प्रोसेस enables a bacterial population to collectively regulate, याद रखना है ये कलेक्टिव एफर्ट है, टू कलेक्टिवली रेगुलेट, और क्या रेगुलेट करेगा? द जीन एक्सप्रेशन and therefore behavior. अब हो सकता है ये पॉइंट बहुत क्लियर ना हुआ हो, लेकिन अभी हम जब प्रोसेस को एक्सप्लेन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। जीन एक्सप्रेशन का यहाँ पे क्या मतलब है और क्यों होता है, इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। तो होता ये है बेसिकली कोरम सेंसिंग में कि ये पूरी प्रोसेस ही जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने के लिए होती है। और ये जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन किस लिए हो रहा है या किस वजह से हो रहा है? इट अकर्स इन रिस्पॉन्स टू फ्लक्चुएशन इन सेल और द पॉपुलेशन डेंसिटी। तो इस पॉइंट को अभी हम मेंशन कर दे रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे कि QS शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, कोरम सेंसिंग इज द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन in response to fluctuations in cell या population density। तो हमने अभी आपको ये बताया था कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये एक सिग्नल मॉलिक्यूल किसी मतलब अगर अलग अलग टाइप के कम्युनिकेशन करना होगा तो अलग अलग टाइप के सिग्नल मॉलिक्यूल्स ये सिक्रीट करेंगे और उन सिग्नल मॉलिक्यूल्स की वजह से एक दूसरे को समझने में आसानी होगी। जितने ज़्यादा सिग्नल मॉलिक्यूल्स होंगे तो दूसरे बैक्टीरिया को, उसी पॉपुलेशन के दूसरे बैक्टीरिया को ये समझ में आएगा कि हाँ इसका मतलब कि आसपास हमारे साथी जो है वो ज़्यादा नंबर में मौजूद हैं, ज़्यादा तादाद में हैं।
तो इसका मतलब ये हो गया कि जो बैक्टीरियल स्पीशीज कोरम सेंसिंग को यूज़ करती हैं, इस टेक्निक को यूज़ करती हैं, वो कॉन्स्टेंटली इन सिग्नल मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करती होंगी। तो ये पॉइंट अगर हम यहाँ पे मेंशन कर दें कि बैक्टीरिया दैट यूज कोरम सेंसिंग constantly produce and secrete the signal molecules, और इन सिग्नल मॉलिक्यूल्स को हम कहते क्या हैं? नोन एज ऑटो इंड्यूसर्स। तो जो सिग्नल मॉलिक्यूल्स इन बैक्टीरिया के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, प्रोड्यूस और सिक्रीट किया जाता है फॉर द कम्युनिकेशन पर्पस, उसको हम ऑटो इंड्यूसर्स कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये सिग्नल मॉलिक्यूल सिक्रीट हो रहे हैं तो इनको डिटेक्ट करने के लिए बैक्टीरिया के पास रिसेप्टर्स भी मौजूद होने चाहिए। तो इस पॉइंट को भी अगर हम यहाँ पे मेंशन कर दें कि बैक्टीरिया ऑल्सो हैव रिसेप्टर्स फॉर these ऑटो इंड्यूसर्स, या वही सिग्नल मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं हम। तो होगा क्या कि जैसे मान लीजिए ये बैक्टीरिया है और इसके पास ये रिसेप्टर है सपोज, सो दिस इज द रिसेप्टर, और फिर आया ये ऑटो इंड्यूसर मॉलिक्यूल, दिस इज ऑटो इंड्यूसर। जब ये ऑटो इंड्यूसर इस रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो बाइंड करने की वजह से अल्टीमेट इफेक्ट क्या निकल के आएगा? द अल्टीमेट इफेक्ट विल बी द एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ अ सेट ऑफ जीन्स। ये अल्टीमेट इफेक्ट होता है। ऑटो इंड्यूसर रिसेप्टर से बाइंड करेगा, रिसेप्टर के बाद जो सिग्नलिंग पाथवे रन करेगा उसकी वजह से किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, यानी जीन एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देंगे। तो इन पर्टिकुलर सेट ऑफ जीन्स में वो जीन्स भी इन्वॉल्व होती हैं। ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि यानी ये जो सेट ऑफ जीन्स है इट ऑल्सो इंक्लूड्स, ये क्या और इंक्लूड करता है? इट ऑल्सो इंक्लूड्स द जीन्स responsible for synthesis of autoinducer itself। ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान देना है। मतलब क्या है कि ऑटो इंड्यूसर बाहर है, मीडियम में है, और ये रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है, इसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन जो है वो एक्टिवेट हो रहा है किसी सेट ऑफ जीन्स का, यानी जीन्स एक्सप्रेस कर रही हैं, और इस सेट ऑफ जीन्स में वो जीन भी प्रेजेंट है जो इस ऑटो इंड्यूसर को बनाएगी, यानी कि इसके लिए एक्सप्रेस करने वाली जीन भी मौजूद है। इसीलिए ये टर्म ऑटो इंड्यूसर रखा गया है, अपनी ही सिंथेसिस को इंड्यूस कर रहा है ऑटो इंड्यूसर। ठीक है। अब इस ऑटो इंड्यूसर का जो कंसंट्रेशन है वो किस चीज पर डिपेंड करेगा? सराउंडिंग मीडियम में जो भी कंसंट्रेशन है, कितनी सेल डेंसिटी या सेल के पॉपुलेशन की डेंसिटी मौजूद है। तो ये पॉइंट हम यहीं पे ऐड कर दे रहे हैं कि ऑटो इंड्यूसर, इट्स कंसंट्रेशन
इन द सराउंडिंग मीडियम, ये पता नहीं क्यों पेन सही नहीं चल रही है, सराउंडिंग मीडियम डिपेंड्स ऑन सेल पॉपुलेशन डेंसिटी। तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी होगी सेल की, उतना ज़्यादा इस ऑटो इंड्यूसर का कंसंट्रेशन होगा सराउंडिंग मीडियम में। अब सवाल ये आता है कि किस टाइप के जो बैक्टीरिया हैं वो इन ऑटो इंड्यूसर्स को प्रोड्यूस करते हैं या कोरम सेंसिंग का जो मैकेनिज्म है उसको यूज़ करते हैं। तो दोनों, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव हो चाहे ग्राम नेगेटिव हो, दोनों टाइप के बैक्टीरिया जो है वो इस प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं। तो इसको सिंपली हम यहाँ पे अगर मेंशन कर दें कि QS या quorum sensing is used by both types of bacteria, मतलब कि ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज ग्राम नेगेटिव। और फिर फंडामेंटल डिफरेंस क्या है ग्राम पॉजिटिव के कोरम सेंसिंग में और ग्राम नेगेटिव के कोरम सेंसिंग में? तो बेसिक जो डिफरेंस आता है वो आता है इन द टाइप ऑफ ऑटो इंड्यूसर प्रोड्यूस्ड। कौन सा ऑटो इंड्यूसर मॉलिक्यूल या सिग्नल मॉलिक्यूल प्रोड्यूस किया जा रहा है, उसमें डिफरेंसेस अराइज होते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की बात करें, तो यहाँ पे जो ऑटो इंड्यूसर होता है वो क्या होता है? हियर द ऑटो इंड्यूसर इज लिख के इसको कर दे रहे हैं, लेट्स चेंज द कलर। एन एसाइल एल होमो सेरीन लैक्टोन्स, और इसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एज AHLs, मतलब एसाइल होमोसेरीन लैक्टोन। तो एन और एल उसका स्पेसिफिकेशन हो गया किस पर्टिकुलर प्लेस या पोजीशन पे है। तो AHLs जो हैं ये प्रोड्यूस करता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एज ऑटो इंड्यूसर। लेकिन अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की यहाँ पे हम बात करें, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो ऑटो इंड्यूसर होता है तो हियर द ऑटो इंड्यूसर इज ओलिगोपेप्टाइड्स। तो ये बेसिक डिफरेंस आ गया। अभी कुछ एक आध और भी डिफरेंस है। वो बेसिक डिफरेंस, वो मतलब एडिशनल डिफरेंस ये है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो ऑटो इंड्यूसर है वो फ्रीली डिफ्यूज कर जाता है इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। इस ऑटो इंड्यूसर को यानी AHLs को किसी तरीके के रिसेप्टर की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये AHLs बेसिकली क्या होते हैं? दे आर लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल्स। तो जाहिर सी बात है अगर ये लाइपोफिलिक हैं तो इसका मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये आसानी से क्रॉस कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे ओलिगोपेप्टाइड्स होने की वजह से, चूंकि लाइपोफिलिक नहीं होते हैं, इनके लिए सेल की सरफेस पे रिसेप्टर चाहिए होता है। तो ग्राम पॉजिटिव में ऑटो इंड्यूसर को रिसेप्टर चाहिए सेल के अंदर जाने के लिए, या सेल से बाहर भी अगर निकलना है तो रिसेप्टर तो नहीं कहेंगे उसको, हम बेसिकली ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल ही कहेंगे। ग्राम नेगेटिव में काम आसान हो जाता है कि ये AHLs जो है वो लाइपोफिलिक है, तो सेल के अंदर भी आसानी से डिफ्यूज़ कर सकते हैं, और सेल के अंदर जब अपने ही आपको इंड्यूस करके अपनी ही सिंथेसिस करा देंगे खूब सारे मॉलिक्यूल्स की, तो वो जो मॉलिक्यूल्स बैक्टीरिया ने बनाया होगा सेल के अंदर, उसको बाहर भी निकलना आसान हो जाएगा। फिर से वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिफ्यूज़ करके बाहर निकल जाएंगे। इन चीज़ों को समझने के लिए लेट्स
consider a diagram. बुक का ही है ये, अच्छा इससे बड़ा नहीं हो रहा है, आ रहा है नज़र, ध्यान से देखना इसको। तो देखो इसको समझते हैं। अब देखिए दोनों जगह ये दिखाया गया है, ये है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में और ये है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फिनोमेना ऑफ क्वारम सेंसिंग। तो इसमें हो क्या रहा है, बेसिकली ये एक ग्राम निगेटिव बैक्टीरियल सेल है। अब यहाँ पे हो ये रहा है कि जो AHL अभी हमने आपको बताया ऑटो इंड्यूसर ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के लिए, ये एक लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल होता है। मीडियम में ये प्रेजेंट है। मीडियम में कैसे प्रेजेंट है, दूसरे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ने इसको बना के मीडियम में रिलीज कर दिया होगा, तो मीडियम में ये प्रेजेंट है। ये बहुत ही आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए फ्रीली डिफ्यूज कर जाता है इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। एक बार जब ये बैक्टीरियल सेल के अंदर डिफ्यूज कर जाता है दिस AHL, तो ये AHL मॉलिक्यूल एक दूसरी प्रोटीन से बाइंड करता है जिसको हम कहते हैं लक्स आर। लक्स आर बेसिकली होता क्या है, एक ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर होता है। तो लक्स आर और ये AHL, ये आपस में इन दोनों की बाइंडिंग होगी, लिगेंड बाइंडिंग जिसको हम कह रहे हैं। बाइंड कर गया, नाउ दिस लक्स आर इज एक्टिव। जब ये लक्स आर एक्टिवेट हो गया बाय द बाइंडिंग ऑफ दिस AHL, तो अब ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव ऑटो रेगुलेशन शो करेगा। पॉजिटिव ऑटो रेगुलेशन शो करने का मतलब, चूंकि ये ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर है, इसका मतलब ये है कि ये किसी स्पेसिफिक जीन का ट्रांसक्रिप्शन कराना स्टार्ट कर देगा। तो इस पर्टिकुलर जीन का ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो गया। अब ये जीन है कौन सी, ये जीन होती है लक्स आई जीन। लक्स आई जीन का जो प्रोडक्ट होता है वो कौन सा है, वो है AHL सिंथेज। तो समझिए इस बात को, AHL सिंथेज एक ऐसा एंजाइम है जो AHL की सिंथेसिस करेगा। जब ये जीन एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देगी तो खूब सारा ये एंजाइम बन जाएगा, और जब ये एंजाइम खूब सारा बन जाएगा तो जाहिर सी बात है AHL भी बनना स्टार्ट हो जाएगा। जब इस सेल के अंदर खूब सारा AHL बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ AHL इनसाइड दिस बैक्टीरियल सेल एंड आउटसाइड ऑफ द मीडियम, द AHL विल स्टार्ट टू डिफ्यूज आउट ऑफ द सेल। तो इस जीन के एक्सप्रेशन की वजह से सपोज यहाँ पे हम इंडिकेट कर दें खूब सारा AHL, ब्लैक से ही करते हैं, AHL मॉलिक्यूल यहाँ पे बनना स्टार्ट हो गया। अब ज़्यादा ही बन गया। अब हम ये स्टेप जो है वो डायरेक्टली दिखा दे रहे हैं कि AHL बन रहा है, एक्चुअली में ये जीन तो AHL सिंथेज एंजाइम को बनाएगी, लेकिन आप इतना समझ सकते हैं, नहीं समझ में आएगा वीडियो रिपीट कर लीजिएगा। नाउ दिस AHL इज इन एक्सेस इनसाइड द सेल, तो इट विल स्टार्ट टू डिफ्यूज आउट ऑफ द सेल। जब ये सेल के बाहर जाने लगेगा तो इसका मतलब कि मीडियम में AHL की मात्रा बढ़ जाएगी, और अब दूसरे इसके ग्राम नेगेटिव भाई जो अगल बगल इसके होंगे उनके पास ये AHL पहुंचेगा। तो यहाँ पे हम इसी को दिखा दे रहे हैं, सपोज ये AHL बाहर निकल आया मीडियम में खूब सारा, और ये फिर से यहाँ पे आ गया, फिर से ये मेम्ब्रेन में एंटर किया, और लक्स आर से बाइंड करने के बाद वापस से इसने AHL सिंथेस जीन को, लक्स आई जीन को एक्सप्रेस कराना स्टार्ट किया, फिर से इसकी सिंथेसिस होती चली जा रही है। तो इस तरीके से जितनी ज़्यादा सेल डेंसिटी होगी, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द सेल होगी, उतना ज़्यादा ये अमाउंट में AHL जो है वो प्रोड्यूस होता रहेगा। ठीक है, सपोज करिए
AHL कम है, मीडियम है, तो क्या कोई भी क्या इस जीन का एक्सप्रेशन बिल्कुल ही नहीं होगा? तो ऐसा नहीं है। अगर AHL मीडियम में बहुत कम है या नहीं के बराबर है, तो भी क्या होगा कि ये जो लक्स आई जीन होगी वो बेसल लेवल पे एक्सप्रेस होती रहेगी। समझिएगा इस बात को। अगर ये AHL एक्टिवेटेड लक्स आर ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर नहीं मौजूद है, क्योंकि AHL ही नहीं मौजूद है, उस केस में भी इस जीन का एक बेसल लेवल पे एक्सप्रेशन चलता रहेगा, ट्रांसक्रिप्शन होता रहेगा। धीरे धीरे एक वक्त ऐसा आएगा कि कुछ AHL मॉलिक्यूल्स जो है वो इसमें सिंथेसाइज होकर और बाहर डिफ्यूज हो जाएंगे। तो सपोज ये कहानी तो एक बैक्टीरियल सेल के साथ है। अगर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल होंगी तो थोड़ा थोड़ा ही AHL मीडियम में रिलीज करती रहेंगी, और ज़्यादा सेल होंगी तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। जब कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा AHL का, तो अब वो डिफ्यूज होके इस प्रोसेस को इंड्यूस करना स्टार्ट कर देगा, यानी फिर धीरे धीरे AHL की मात्रा जो है वो बढ़ती चली जाएगी। अब इस सिग्नलिंग का इस्तेमाल सेल चाहे जिस भी तरीके से कर ले कम्युनिकेट करने के लिए, जो हमने तमाम प्रोसेसेस बताई, सिम्बायोसिस, वेरुलेंस, कॉम्पिटेंस, कॉन्जुगेशन, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, मोटिलिटी, स्पोरुलेशन, जो भी करना चाहे सेल, इट इज़ फ्री टू डू सो। तो ये मैकेनिज्म रन करती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के केस में। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो यहां बेसिकली क्या हो रहा है, यहां जो ये ऑटो इंड्यूसर मॉलिक्यूल्स हैं, ब्लैक डॉट्स जो दिखाए गए हैं, ये मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये लाइपोफिलिक नहीं होते हैं। तो मेम्ब्रेन को अगर ये पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, इनके लिए रिसेप्टर्स मौजूद होंगे मेम्ब्रेन पे, तो ये रिसेप्टर से बाइंड करेंगे। जब ये ऑटो इंड्यूसर रिसेप्टर से बाइंड करेंगे तो इस रिसेप्टर से एक और कंपोनेंट अटैच्ड रहता है जिसको हम कहते हैं सेंसर। रिसेप्टर बाइंडिंग से ये सेंसर एक्टिवेट होगा। जब ये सेंसर एक्टिवेट होगा तो इस एक्टिवेटेड सेंसर से एक दूसरी प्रोटीन आके अटैच होगी, दैट विल बी कॉल्ड एज रिस्पॉन्स रेगुलेटर। रिस्पॉन्स रेगुलेटर का अटैचमेंट जब सेंसर से होगा तो by the process of this phosphorylation this response regulator will be activated, and this response regulator will ultimately bring about the expression of the gene concerned. इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं टू कंपोनेंट सिग्नलिंग सिस्टम। ये हमने पहले भी पढ़ा है लास्ट टर्न पे, थोड़ा सा और इलाबोरेट कर देंगे। हिस्टिडीन काइनेज वाले में हम पढ़ चुके हैं इसको ऑलरेडी, टू कंपोनेंट सिग्नलिंग सिस्टम, कीमोटैक्सिस जब बैक्टीरिया की पढ़ रहे थे। तो पहला कंपोनेंट इसमें है ये सेंसर विच इज अटैच्ड डायरेक्टली टू द रिसेप्टर। दूसरा कंपोनेंट है इसमें रिस्पॉन्स रेगुलेटर विच इज बीइंग एक्टिवेटेड बाय दिस सेंसर, और आफ्टर बीइंग एक्टिवेटेड दिस रिस्पॉन्स रेगुलेटर ब्रिंग्स अबाउट द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन। तो ये बेसिक मैकेनिज्म्स हैं जिसकी हेल्प से ये ऑटो इंड्यूसर मॉलिक्यूल्स जो है वो सिंथेसाइज होते हैं और एक दूसरी सेल से कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं। अब इसमें एक एग्जाम्पल मेंशन्ड है एक, कि आखिर ये जो कोरम सेंसिंग का फिनोमेना है वो कैसे पता चला, कैसे डिस्कवरी हुई इसकी। तो उसके लिए एक एग्जाम्पल मेंशन्ड है और वो है ल्यूमिनेसेंस produced by Vibrio फिशरी। ये एक बैक्टीरिया है, स्पेशली इसको ये समुद्र में पाया जाता है, मरीन बैक्टीरिया है। तो ये बायोल्यूमिनेसेंस शो करता है।
लेकिन इसके साथ कहानी क्या है कि अगर ये फ्री लिविंग है, फ्री लिविंग यानी कि व्हेन फ्री लिविंग इन सी वाटर, तो जाहिर सी बात है जब ये फ्रीली लिव कर रहा होगा तो इसकी जो सेल डेंसिटी होगी वो क्या होगी, लो होगी। तो लो सेल डेंसिटी, तो उस दौरान ये ल्यूमिनेसेंस नहीं शो करता है, तो नॉन ल्यूमिनेसेंट हो जाता है ये। लेकिन जब इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, यानी कि व्हेन ग्रोन इन हाई सेल डेंसिटी, तो उस दौरान जाहिर है ल्यूमिनेसेंस ये शो करेगा। और ये जो ल्यूमिनेसेंस या बायोल्यूमिनेसेंस शो करता है ये किस कलर का होता है, ब्लू ग्रीन। ब्लू ग्रीन कलर का ये ल्यूमिनेसेंस शो करता है। तो हाई सेल डेंसिटी में ये कैसे ग्रो कर जाएगा, सिंपली समुद्र के अंदर। तो एक्चुअली में ये जो बैक्टीरिया होता है ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है कुछ मरीन ऑर्गेनिजम्स के साथ, जैसे कुछ फिशेस हैं या स्क्विड की स्पीशीज हैं। तो ये पॉइंट अगर हम यहाँ पे मेंशन कर दें कि दिस बैक्टीरिया लिव्स एज symbiote with some fishes and squid species। और ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये फिश हो गई या ये स्क्विड की स्पीशीज हो गई, ये ऑर्गेनिज्म के पास में, यानी कि दीज ऑर्गेनिजम्स हैव हैव स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स। ऑर्गन्स क्या मतलब, ऑर्गन ही कहेंगे, नॉट एस। स्पेशलाइज्ड ऑर्गन जिसको कहते हैं लाइट ऑर्गन। ये जो लाइट ऑर्गन है यहीं पे जो ये बैक्टीरिया है विब्रियो फिशरी ये रिजाइड करता है, ये रहता है, यानी कि वी फिशरी लिव्स हियर। और जाहिर सी बात है जब किसी क्लोज्ड या कंटेन्ड स्पेस में ये आ जाता है तो इसकी सेल डेंसिटी बढ़ जाती है। जब सेल डेंसिटी बढ़ जाती है तो ये बायोल्यूमिनेसेंस शो करना स्टार्ट कर देता है। तो इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया पे जो रिसर्च हुई उसके बाद ये कोरम सेंसिंग का मैकेनिज्म पता चला कि जैसे जैसे सेल डेंसिटी बढ़ रही है वैसे वैसे बायोल्यूमिनेसेंट मटेरियल्स जो है वो बैक्टीरिया के द्वारा ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट किए जा रहे हैं और हमको ल्यूमिनेसेंस दिख रही है। तो वो कैसी दिखती है इसका भी एक हम आपको दिखा देते हैं। एक इमेज है हमारे पास कि दिस इज द, तो ये यहाँ पे आप देखें अगर, तो ये स्क्विड का इन द डार्क, ये एक स्क्विड है, स्क्विड की स्पीशीज है। इसका डार्क या नाइट में इसका लिया गया है इमेज। और ये जो स्पॉट्स हमको नज़र आ रहे हैं दीज आर व्हाट, दीज आर इट्स लाइट ऑर्गन्स जहाँ पे बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन थोड़ा सा देख रहे हैं आप यहाँ पे। तो इस तरीके का कुछ अपीयरेंस इसका होता है, बायोल्यूमिनेशन शो करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये बात आपको ध्यान रखनी है कि बैक्टीरियल कोरम सेंसिंग जो है AHLs के हेल्प से, और ये बेसिकली वाइब्रियो फिशरी क्या है, एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो इस कोरम सेंसिंग फिनोमेना की डिस्कवरी सबसे पहले इसी में हुई थी। ये पॉइंट लास्ट में हम नोट भी कर दे रहे हैं कि
research on how we fishery regulates bioluminescence led to the discovery of bacterial quorum sensing via AHLs. So this was all about quorum sensing. इसमें एक छोटा सा टॉपिक और रह गया है, टू कंपोनेंट सिग्नलिंग सिस्टम, जिसका इस्तेमाल बैक्टीरियल कीमोटैक्सिस में भी हो रहा है, जिसका इस्तेमाल बैक्टीरियल कोरम सेंसिंग में भी हो रहा है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। टू कंपोनेंट सिग्नलिंग सिस्टम बहुत ही आसान है, इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं जो हमने यहाँ पे डायग्राम में मेंशन भी कर दिया है। एक हो जाएगा आपका, लेट्स सी, एक हो जाएगा सेंसर, और इन मेजॉरिटी, नॉट मेजॉरिटी, इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस ये जो सेंसर होता है इट कंटेन्स अ हिस्टिडीन काइनेज डोमेन। तो वो जो हिस्टिडीन काइनेज डोमेन है वो अपने आप को फॉस्फोराइलेट करता है, ठीक है। तो यहां पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा। फॉस्फेट ग्रुप कहां से आएगा? बाई एटीपी। एटीपी हाइड्रोलाइज होगा, एडीपी में कन्वर्ट होगा, और वो फॉस्फेट ये हिस्टिडीन काइनेज जो है अपने ऊपर ही अटैच कर लेगा। बाद में इस फॉस्फेट ग्रुप को रेस्पॉन्स रेगुलेटर के ऊपर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो रेस्पॉन्स रेगुलेटर जो है वो फॉस्फोराइलेट हो जाएगा। और आपको याद हो, अगर कीमोटैक्सिस में हमने बताया था कि रेगुलेटर के एस्पार्टेट रेसिड्यू पे ये फॉस्फेट ग्रुप, हाई एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर हो जाता है। जब ट्रांसफर हो जाता है तो ये रेस्पॉन्स रेगुलेटर एक्टिवेट हो जाता है, और अल्टीमेट जो इफेक्ट है वो क्या है? किसी पर्टिकुलर जीन के ट्रांसक्रिप्शन का रेगुलेशन। सो दिस इज बेसिक टू कंपोनेंट सिग्नलिंग सिस्टम। ये हमने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया। दो चीज़ें हम थोड़ा सा चाहेंगे कि आप लोग खुद से देख लें, ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसलिए हम कह दे रहे हैं। पहला तो यही जो टू कंपोनेंट सिग्नलिंग सिस्टम है इसको देख लेंगे आप, हम मेंशन कर दे रहे हैं। हमको ये भी पता चला है कि जो बुक मेरे पास है और जो बुक शायद आप लोगों के पास है उसके पेज नंबर में कुछ डिफरेंसेस हैं। आई डोंट नो हाउ, सेम एडिशन है उसके बावजूद। तो हम अपनी बुक से आपको पेज नंबर बता रहे हैं। यू माइट गो 1 or 2 पेजेस लेटर और अर्लियर। टू कंपोनेंट सिग्नलिंग सिस्टम मेरी बुक के हिसाब से पेज नंबर 32, क्या बोलें 32 नहीं, इट्स 38, पेज नंबर 380 पे दिया हुआ है। दिस यू हैव टू रीड। हमने बता दिया, बेसिक आइडिया आपको दे दिया है। दिस यू हैव टू रीड। एक छोटा सा बॉक्स है, ये भी लिख दे रहे हैं, बॉक्स 3.4। और इसके अलावा एक चीज आपको और देखनी है, और वो इससे भी सिंपल है। वो टॉपिक है प्रोटीन काइनेज एंड फॉस्फेटेज। प्रोटीन काइनेज एंड फॉस्फेटेज, ये वाला जो टॉपिक है ये दिया हुआ है ऑन पेज नंबर 378। तो 378 पे इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें आपको सब मालूम है, प्रोटीन काइनेज का काम होता है फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फेटेज का काम होता है डीफॉस्फोराइलेशन। तो इसमें बस वैरायटी दी हुई है काइनेजेस की, कि सेरीन थ्रियोनिन काइनेज हो गया, या प्रोटीन टायरोसिन काइनेज हो गया, या कुछ डुअल स्पेसिफिसिटी काइनेज होते हैं जो कि टायरोसिन पे या सेरीन थ्रियोनिन किसी एक पे भी फॉस्फोराइलेशन कर सकते हैं। फिर हिस्टिडीन काइनेज है जो हमने कल पढ़ा, एस्पार्टेट काइनेज है जो एस्पार्टेट पे। तो ये ही सिर्फ स्पेसिफिक काइनेज है जो किस पर्टिकुलर स्पेसिफिक रेसिड्यू पे फॉस्फोराइलेशन कर रहे हैं। और इसी तरह से 4 टाइप के फॉस्फेटेज है हमारे पास, सेरीन थ्रियोनिन फॉस्फेटेज,
फॉस्फोटायरोसिन फॉस्फेटेज, थ्रियोनिन टायरोसिन फॉस्फेटेज और फॉस्फेटिडीन एंड फॉस्फोएस्पार्टेट फॉस्फेटेज। तो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ जानना नहीं है आपको, ये 2-4 नाम याद रखने हैं। तो इस तरह से हमारा ये पूरी यूनिट जो सेल बायोलॉजी की ये कंप्लीट होती है।